चैप्टर है कौन सा, 4, क्लास 9th। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम लिखा ना, पूरे एटम का स्ट्रक्चर बताते हैं। सबसे पहले आप इस तरह से ना एटम बनाओगे, जितने भी 118 एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लो आप, चाहे तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कोई भी एलिमेंट, अगर उस एलिमेंट का अगर आप डिवाइड करते हो, उससे डिवाइड करते 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 एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर ऐसा आ जाएगा वो पार्ट, उसको आप दोबारा डिवाइड फर्दर उसका डिवीजन नहीं होगा। उस सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग सबसे पहले एटम कहते हैं। ये चैप्टर 3 में भी था। सबसे पहले उसे हम बोलेंगे एटम, स्मॉलेस्ट, क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जो अब दोबारा इंडिविजुअल है, वो डिवाइड नहीं हो सकता। अब उसका स्ट्रक्चर, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब सबसे पहले क्या सोचा जाता था कि एटम कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर, तो वो सोचते थे कि ये एटम ना वाटरमेलन की तरह है, जैसे पूरा भरा अंदर से, कैसे पूरा भरा हुआ जैसे वाटरमेलन रहता ना वैसे, और तो उसमें आपने देखा सीड्स दूर दूर रहते हैं। तो पहले समझा जाता कि इसका जो एटम है, वो ये बोला था जे थॉमसन ने, किसने, जे थॉमसन ने, कि ये जो एटम है ये पूरा ना सॉलिड, अंदर से पूरा सॉलिड है, पूरा भरा हुआ है, इसके अंदर सच एज वाटरमेलन, काटना बीच में से, काटना बीच में से तो पूरा रेड रहेगा, और उसके सीड्स कैसे रहते हैं, सही में ऐसे ही। तो इसका स्ट्रक्चर किसने दिया, ये जे थॉमसन ने, कि पहले ऐसा कुछ होता है एटम। पडिंग होती है ना, क्रिसमस पडिंग, उस पे वो पूरा क्रिसमस पे बना दे ना पुडिंग, जो उस पे वो बीच बीच में वो डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट डालते तो वो ऐसे ही कर देते हैं ना। तो वो पूरा स्ट्रक्चर किसने दिया है पहले, इस तरीके का। फिर इसको जब उन्होंने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी, जे थॉमसन ने डिस्कवर किए थे इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने बताया कि पूरा सॉलिड है सच एज वाटरमेलन, और वहां पे जो सीड्स हैं वो इसके इलेक्ट्रॉन, और जितना इसका पार्ट है रेड वाला वो सारा प्रोटॉन है। पर उन्होंने ये जरूर बता दिया था कि जितना मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही मैग्नीट्यूड प्रोटॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं। ये तो उन्होंने भी बोल दिया था, क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड रहता है। उन्होंने एक बात ये भी बता दी थी कि जो प्रोटॉन है वो होते हैं हमारे पॉजिटिव, कैसे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं नेगेटिव। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को आगे कैसे समझाया कि इन्होंने, एक नाम है उनका रदरफोर्ड, क्या नाम है, उन्होंने कुछ वो किए इसको लेकर, एक गोल्ड फॉइल से ना, गोल्ड फॉइल इसमें से ऐसे पास कराई, तो देखा कि कुछ फॉइल्स ना इसमें से ऐसे यहाँ बना दूं, ऐसे करके सीधी स्ट्रेट जा रही है, कुछ ऐसे स्ट्रेट। अब यहाँ पर जब देखा बीच में तो कुछ ऐसे बैक हो गई, कुछ यूं ऐसे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसा हुआ कि जैसे उन्होंने देखा कि यहाँ पर केवल बीच बीच में ही वो डेंस होता है, कहाँ पर, सिर्फ बीच में डेंस होता है, सेंटर में बिल्कुल बीच में डेंस होता है, बाकी सारा एम्प्टी, बाकी सारा एम्प्टी। ये जो डेंस पार्ट है पूरा ये वाला, इसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस, क्या बोला, न्यूक्लियस। ठीक है, कैसे, ये वाला तो वाटरमेलन जैसा कंपेयर किया, पर बाद में जब रदरफोर्ड ने उसको प्रैक्टिकल करके उसको गोल्ड फॉइल उससे जब पास कराई तो वो कुछ इस तरह से पास हुई, कुछ गोल्ड फॉइल तो एकदम स्ट्रेट पास हो गई। तब उन्होंने बताया कि इसका जो एकदम सेंटर होता है वहां पर तो ये कैसा रहता है, डेंस, तो ये उससे टकराकर वापस हो गई, और बाकी जहां से वो एम्प्टी था वो सारी स्ट्रेट। और इस डेंस पार्ट को क्या बोला, न्यूक्लियस, क्या बोला, न्यूक्लियस। और उन्होंने ये भी बताया कि इसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं, प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन और N फॉर न्यूट्रॉन। इन्होंने क्या बताया, इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था बाद में 1932 में। ठीक है, न्यूट्रॉन बाद में डिस्कवर्ड हुए थे। तो इसके अंदर तो होते प्रोटॉन, और उन्होंने बताया कि इसके बाहर होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि इनको क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अभी
इनसे डिस्कवर से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सेंटर में वो क्या है, न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, और जितने प्रोटॉन है वो किसके अंदर है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके न्यूक्लियस के बाहर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये इसकी शुरुआत तो इन्होंने की, अब लेकिन स्ट्रक्चर कैसा जा रहा है एटम का, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद इन्होंने ये कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा आता है ये रिवॉल्व करते करते अपनी एनर्जी को रेडिएट करते हैं। रेडिएट मतलब लूज करते हैं। क्या करते हैं, लूज। इन्होंने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन इसके बाहर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और रिवॉल्व करते करते अपनी एनर्जी रेडिएट करते हैं। क्या करते हैं, लूज करते हैं, और एक दिन वो इस न्यूक्लियस में गिर जाते हैं। ये बात बाद में ठीक की बोर्स ने। क्या कहा, बोर्स ने। ये इनका ड्रॉबैक है। क्या, ये ड्रॉबैक मतलब होती है कमी। ड्रॉबैक मतलब कमी। अब इसके बाद जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था, बोर्स ने। किसने दिया था, ये मैं हटा रहा हूं जे थॉमसन का। बोर्स का मॉडल क्या था, उन्होंने इसी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए, ये रहा एटम, इसके बीचों बीच क्या बताया मैंने, न्यूक्लियस, इसके अंदर सारे प्रोटॉन और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन। उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करते हैं और अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। ये किसने कहा, बोर्स ने। तो ये इनकी एक ड्रॉबैक थी, कमी थी। इन्होंने क्या कहते कि इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करते रहते और एक टाइम ऐसा आता है वो इसके अंदर रेडिएट कर दे एनर्जी और इसमें गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है। ये बोर्स ने उसको ठीक किया कि इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करते हैं लेकिन अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है एटम का। अब इसके अंदर पूरा कौन कौन सी चीजें क्या, सारी बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले अब याद कर लेना आप एटॉमिक नंबर, अब मत भूलना। देखो यहां पे आप याद रखना, मैं मानता हूं ये एटम और इसके बीचों बीच न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होंगे हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब पहला प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं और ये होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करते हैं और ये होते हैं नेगेटिव। अब प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन जो इस न्यूक्लियस के बाहर इधर रिवॉल्व करते हैं, इसको नाम दिया पता है क्या, सेल्स। अब सीखते जाना, क्या नाम दिया, सेल्स। इसके जो न्यूक्लियस के बाहर ये इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व करते हैं, इसके चारों तरफ, उसको क्या नाम दिया उन्होंने, सेल्स। अब ये समझाएंगे कि एक सेल जो फर्स्ट वाली सेल है, जैसे ये है न्यूक्लियस के फर्स्ट, तो इसको नाम दिया इन्होंने के, ठीक है। फर्स्ट सेल को क्या नाम दिया, सेकंड एल, थर्ड एम। अब ये फिक्स नहीं था कि कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उसका इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला है 2n²। क्या फॉर्मूला है, अब n है ना, यहाँ पे n है नंबर ऑफ सेल। n क्या है, नंबर ऑफ सेल। अब मान लेते हैं ये फर्स्ट सेल है हमारी k कौन सी है, फर्स्ट। तो 2 इंटू फर्स्ट सेल है ये 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 इंटू 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, एट मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। तो k में ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, 2। अब दूसरी सेल कौन सी है, l, तो 2n², तो 2 इंटू सेकेंड सेल है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थर्ड सेल फिर उसके बाद 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन इन्होंने इसमें प्लेस किए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में कितने आते हैं, कुछ किस फॉर्मूले से निकालोगे, 2n² से। n की वैल्यू नंबर ऑफ सेल्स, 1 सेल है तो 1 रखेंगे, तो 2 बन जा 2 आएंगे इसमें। 2 सेल है, सेकंड वाली सेल है, तो कितनी वैल्यू रखेंगे, 2 रखेंगे, और थर्ड सेल में पूछ रहा है तो 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 2 जा 18। फॉर्मूला याद रहेगा। अब इसके बाद सुनो, जो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो ये पाए जाते हैं, जैसे कोई भी हम उठा लेते हैं अपना सोडियम, क्या ले लेते हैं, सोडियम। अब सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है, तो इसमें होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। कितने,
11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। इनके अंदर जो 11 प्रोटॉन है ये तो रहेंगे इसके अंदर। तो यहां पर मान लेते हैं ये सोडियम का हमने एटम बनाया और उसका स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है। अब प्रोटॉन तो किसके अंदर हो गए 11, और इसके बाहर के सेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2। अभी 11 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके बाहर एल सेल तो 2 3 4 5 6 7 8, अभी तो एक बच गया क्योंकि 2 और 8 10, तो फिर एक और सेल कौन सी थर्ड, इसमें कितना 1 इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं हम लोग के एल एम। के में कितने, एल में, एम में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? अब मैंने आप ना भूल गए हो, लेकिन मैंने कहा था कि नाम याद रखा करो, याद करो। क्या जब सिखा रहा था तो मैं क्या चिल्ला रहा था कि नाम याद रखा करो। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम उन इलेक्ट्रॉन को उसकी सेल्स में यहाँ पर रख देते तो वो 2 मैक्सिमम 2 रहेंगे, इसमें 8, फिर कितना बचा था 1, 11 है ना, तो 2 और 8 1 10, 10 और 1 11, तो इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक और सवाल, जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने 11 और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, अब बोलते हैं इसको इसका एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर का अगर मैं आपसे डिफाइन करवाऊँ या आपसे मैं पूछूं व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो आप बताओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो अब आप बता दोगे, याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना। एटॉमिक नंबर क्या होता है? जैसे मैंने पूछा चलो मुझे सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ, कितना होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर पूछ रहा है कोई एटॉमिक नंबर किसे कहते, तो आप क्या लिखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट, इन एन एटम, है ना, एटम, एटम इन एन एटम। एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है या कितने इलेक्ट्रॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर याद है किसी को 6, ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का 8, मैग्नीशियम का 12, है ना। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैग्नीशियम के 12, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और प्रोटॉन 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल रहते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ 12 हुआ। तो एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? तो प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करते हैं उसकी अराउंड द सेल्स। तो सबसे फर्स्ट वाली सेल में मैक्सिमम 2, उसके बाद 8 और फिर 1। अगर इसकी बात करें तो हम सोडियम की तो 2 8 1, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अब आपने इसमें 2-3 चीजें सीख लेनी है, फिर आप इसके ना मोस्टली जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना उनके तो सबके जवाब दे दोगे। एक तो अगर आपने ना किसी भी एटॉमिक नंबर याद कर लिया, मान लो किसी का भी, तो आपने देखना इसमें एक टेबल है जहां 1 से लेकर 18 तक एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। आप पहले 1 से लेकर 8 तक एटॉमिक नंबर देख लोगे, उन्हें आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या सीखना, एक तो सीखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे बिल्कुल पहले एलिमेंट से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाइड्रोजन की, किसकी ध्यान से देख, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो कितने प्रोटॉन होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन, उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब इसका KLM करते हैं, बताइए 1 खत्म, यहाँ पे सिर्फ 1 बस, ठीक है। अब इसके साथ में यहाँ ना एक वर्ड और लिख रहा हूँ जिसको बोलते हैं वैलेंसी, और एक वर्ड यहाँ लिख रहा हूँ मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सब पुराना याद सा आ रहा है। अब मैंने बोला था ना बहुत सारी चीजें मैंने इसकी पहले ही बता दी थी। अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी समझने के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, एक मान लेते हैं सोडियम को हमने लिया 11 है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिया क्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर है 17। क्या आप लोग अब इसको दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो?
मुझे इसका बताना पहले आराम से, KLM कितना 2 8 1। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2, फिर 8 तो 2 और 8 10 और 1 11। तो इस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। याद आ गया ना प्रशांत, पुराना पढ़ा हुआ 287। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, इसमें जो 3 सेल है सबसे बाहर आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, M में, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें। अब देखो एक बात सुनो, जब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ना तो ये अपने आप को ना स्टेबल नहीं किया हुआ इन्होंने, क्या नहीं किया है। अब ये स्टेबल कैसे होते हैं, स्टेबल ये ऐसे होते हैं कि इनकी जो आउटर मोस्ट सेल है या तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो या उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो। अब यहाँ एक चीज देखो, अगर ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए तो कितने हो जाएंगे 8। तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम के जो M सेल का इलेक्ट्रॉन है वो है हमारा 1, वो हम किसको दे रहे हैं, क्लोरीन को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +1 8 हो जाएगा और यहाँ से ये मिट जाएगा। तो N ने एक इलेक्ट्रॉन ना किसको दिया है, तो देखना क्या लगा, क्यों, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अब जरा यहाँ देखना क्या लगा, गेन किया। तो अब दोनों के ना जरा लास्ट सेल में आप एटम देखना 7 और 8। यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ ध्यान से। अब ये हो गए ऑक्टेट बना लिया इन्होंने, क्या बना लिया, ऑक्टेट। ऐसे होते हैं लूज और गेन। अब जितने इसने इलेक्ट्रॉन ना लूज किए या जितने इसने गेन किए उसी को वैलेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आप अब यहां से ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे सोडियम का KLM 281। तो एक तो ये क्या कर देगा यहाँ से लूज। तो मैं अगर सोडियम की आपसे वैलेंसी पूछूं तो 1, सोडियम की वैलेंसी पूछूं तो 1। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख ली तो फिर वैलेंसी निकालना कैसे आसान है, जैसे मैग्नीशियम की निकालते हैं। पहले मैग्नीशियम का करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोलो इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है बच्चों, 282। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में, क्या ये ऑक्टेट बन रहा है, नहीं। तो इसे गेन करने के लिए तो चाहिए 6 और लूज करने के लिए तो गेन 6 तो गेन नहीं होंगे, कितने लूज कर देगा, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी जितने लूज करेगा ना उतनी वैलेंसी होती है। तो बताओ मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो Mg पर आप पता कैसे लिखोगे, 2+, क्योंकि इसने 2 लूज किए हैं। अब एक और वैलेंसी बताओ, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 KLM बताओ 283। चलो वैलेंसी बोलो अब इसकी 3। तो देखो एक लूज किया जा सकता है, 2 भी लूज किए जा सकते हैं और 3 भी। 4 वाला लूज नहीं होता है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 10th में। 3 गेन किए जा सकते हैं, 2 गेन किए जा सकते हैं और 1 गेन किया जा सकता है, ठीक है। पर 3 से ज्यादा, जैसे 4 है तो 4 में ना लूज गेन नहीं होगा, वहां पर शेयरिंग होती है, वो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर यहां पर आ जाए 1 281 तो ये लूज हो जाएगा, वैलेंसी 1। ऐसे आ जाए 282 तो वैलेंसी 2 लूज हो जाएगा। आ जाए 283 लूज हो जाएगा 3। लेकिन अगर बच्चों ऐसे आ जाए 285, अब वैलेंसी कितनी होगी, 285 में 3 होगी, वेरी गुड, क्योंकि 3 गेन कर लेगा। तो बिल्कुल अच्छे से समझ लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको एक एक करके पूछ रहा हूं, पहले मेरे 2 चीजों पे फोकस है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, उसके बाद वैलेंसी कैसे पता करोगे, या तो 1 लूज करेगा या फिर 2 या फिर 3, बस। अब इसके बाद 1 गेन कर सकता है, 2 गेन कर सकता है और 3 गेन कर सकता है और 4 गेन कर सकता है, नहीं 4 पर ना लू क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी। अब आप बताते जाना सब चीज, ठीक है। पहले मैंने मान लेते हैं, हमने लिया सबसे पहले ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 8 है। अब ध्यान से इसकी मुझे बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। अब बताओ इसकी वैलेंसी 2, वैलेंसी कितनी है, क्योंकि इसके पास कितने हैं, जो सबसे लास्ट वाली सेल इसमें तो 2 ही है, तो यही लास्ट है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, इनको क्या बोलेंगे,
कितने इलेक्ट्रॉन है? क्या बोलेंगे इन्हें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसको कितना करना है? ऑक्टेट बनाना है। तो क्या करे ये? 6 लूज कर दे या 2 गेन कर ले? गेन करेगा। कितने? 2। इसकी वैलेंसी बताओ। 2। जितना लूज करा जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जितने गेन किए जाते हैं, उसको उसकी बताओ इसकी वैलेंसी 2। अब एक और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे सिलिकॉन, ठीक है, इसका 14 है। तो जरा ध्यान से देखना, 284। अब ये ना लूज करेगा ना गेन करेगा, शेयर करेगा। तो इसकी वैलेंसी 4 है, क्योंकि ये लूज और गेन नहीं कर रहा, तो ये शेयरिंग करके कंपाउंड बना लेगा। एक हम ले लेते हैं कैल्शियम। कोई बताएगा एटॉमिक नंबर? नहीं, 12 नहीं है। 12 तो मैग्नीशियम का है। इसमें है 18 तक। 19 पोटेशियम का है। तो कितना हो गया? 20। पक्का ना? अब इसको के, एल और एम। अब यहां बताओ मुझे, यहां 8 10 तो होगा ही नहीं, 8 होगा, एन फिर 2 होगा। अब कोई भी जिससे पूछे बता देगा वैलेंसी कितनी है? 2। वेरी गुड। कितनी वैलेंसी है? 2 लूज कर देगा। कितना? 1 लूज कर सकता है, 2 लूज कर सकता है, 3 लूज कर सकता है। उसके बाद 5 हुए तो वो गेन कर लेगा। जैसे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, मुझे बताना इसकी वैलेंसी बताओ। 2। वेरी गुड। एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी एलिमेंट की, इसकी वैलेंसी 1। क्या बात है। के, एल, एम, इसकी वैलेंसी 3। वेरी गुड, सही है। देखो 8 ऑक्टेट बना दे रही है। 2 मिनट में बताई लड़की की 3 गेन करेगा, 3 वैलेंसी, 1 वैलेंसी और यहाँ पे 2 वैलेंसी। ऐसे अगर लूज की बात आएगी तो ऐसे 2, 8, 1 वैलेंसी बोलो 1। के, एल, एम वैलेंसी बोलो 2। के, एल, एम वैलेंसी बोलो 3। सही है? सही है। तो आगे वैलेंसी निकालनी है, वो हमसे वैलेंसी पूछेगा। अब एक चीज इसमें सवाल पूछता हूं मैं आपसे, क्योंकि वो ना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको ना यहाँ पे एक लिखा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? ध्यान से देखना कैसे लिखा है ना। मुझे इलेक्ट्रॉन बताओ, सही से बताओ ना। 11। मुझे प्रोटॉन बताओ, है 11। सही है। अब मैं जरा सोडियम को कुछ ऐसे लिख रहा हूं, Na+। अब मुझे जरा इलेक्ट्रॉन बताओ और प्रोटॉन बताओ। बस आप तो इतने से में इलेक्ट्रॉन होंगे 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था। अगर आपसे ऐसे प्लस लगा के इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, वैसे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11। पर हमने जब इसका KLM किया, यहाँ पर ये रहा ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10। तो अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? और प्रोटॉन 11, क्योंकि प्रोटॉन लूज और गेन नहीं होते हैं। सिर्फ गेन और लूज क्या कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन को। अब एक और पूछ लूं, चलो। यहां पर है क्लोरीन माइनस। ध्यान से देखना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। प्रोटॉन कितने होंगे? 17 इसमें, और इलेक्ट्रॉन 17। ठीक है। अब यहां मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें और प्रोटॉन कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 17। वेरी गुड। तो एक चीज देख रहे हो, इसने गेन किया, वैसे इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो एक गेन करके 18 नहीं हो गए? ये एग्जाम में पूछ लेता है आपसे प्लस लगा के। तो प्लस से क्या हो रहा है? लूज गेन नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा नहीं होंगे, है? अब आप बताओ मैग्नीशियम पे +2 लगा रहता है, कौन बच्चा बताएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? Mg+2, 2+ में जल्दी बता दो। Mg का एटॉमिक नंबर है 12। वेरी गुड। आप तो वेरी गुड ले जा रहे हैं, लेकिन आपने ध्यान से नहीं देखा। हेमंत 14 बोल के आपने गलती कर दी। 10 ये आ गया सही। इसका एटॉमिक नंबर कितना बताया? इलेक्ट्रॉन कितने? प्रोटॉन कितने? जब इसके ऊपर ऐसे नहीं लगा होगा, है ना? जब इसके ऊपर ऐसे नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 12 और प्रोटॉन भी वही एटॉमिक। अब मैंने क्या कर दिया? Mg2+। इसका मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? और प्रोटॉन 12। आया? अब तो समझ आया होगा पक्का। अब जरा इसका बता दो फिर, एल्यूमिनियम 3+।
10, 3 लूज कर देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 10, प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इस पे? 10। तो अब ये क्लियर हो गया बिल्कुल प्लस और माइनस वाला है। तो अब मुझे एक जवाब दे दोगे? बिल्कुल सही देना, गलत नहीं। 2 माइनस, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, आपको याद रखना। तो अब 2 माइनस बदला है तो मैंने यहाँ लिखा ऑक्सीजन ऐसे, तो इसका है एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन 8 और प्रोटॉन 8। इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन बताओ 10 और प्रोटॉन 8। क्या बात है, सही है। 2 चीजें आ गई अब क्लियर। वैलेंसी की वजह से ही सीखा ये भी। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये 2 मिनट में देख लेते हैं। चलिए KLM 285, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली सेल में होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, उसमें लूज गेन नहीं करना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। जितने भी लास्ट सेल में होंगे उनको हम उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए अब दूसरा सीखते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों को। अब एक आया हमारे पास एटॉमिक नंबर और एक आया हमारे पास मास नंबर। कैसे? एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो पहले आपने बताना है एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। अच्छा, फिर हम क्या पढ़ रहे हैं अब? मास नंबर। मास नंबर, इसको आपको मैं पहले ना मैथ की तरह लिखूंगा। मास नंबर होता है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है मास नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब सम कर दोगे ना उसको क्या कहते हैं? मास नंबर। एटॉमिक नंबर तो सीधा था। अब अगर आप इसे ऐसे लिख दो कि मास नंबर ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तब भी सही है क्या? कोई बताएगा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर ही होते हैं। तो अब आप मास नंबर को समझ गए। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उन दोनों का सम कर दोगे ना तब निकलता है आपका मास नंबर। ठीक है, अब एक और चीज आ रही है। तो क्या क्या सीख रहा हूं, क्या क्या सिखाया मैंने? एक तो वैलेंसी बताई, आ गया क्या? आ गई। लूज गेन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होंगे उसको उसकी। एक मैंने सिखाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आ गया KLM, पक्का ना? 28 ऐसे हैं, 281। फिर मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था 2n², कौन सी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर हमने सीखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको कैसे डिफाइन करोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। कैसे बोलोगे आप? सबसे आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक हमने अभी अभी क्या सीखा? एटॉमिक नंबर। बता दोगे एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? जितने भी इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन किसी एटम के अंदर होते हैं उसको उसका। तो मुझे बताओ सोडियम का 11, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें? प्रोटॉन 11। अब सीख रहे हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग मास नंबर। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे। चलो अब 2 वर्ड देख लेते हैं। पहले ना एक यहाँ पे मैं इसे रब करके पहले एक चीज लिख दूं कि कैसे हम लोग एक सिंबल को ना समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा जरा ध्यान से देखना, Cl लिख दिया और इधर 17 और इधर 37 ऐसे। ये क्या है? हमने 2 चीजें सीखी अभी, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो आप ध्यान से देखो तो ये इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो ये क्या हुआ उसका? मास नंबर। तो कभी भी आपको क्या करना है, अगर एलिमेंट का सिंबल आपने लिखना है यहाँ पे Cl, Na, Mg, नीचे यहाँ पे तो हमेशा लिखना है एटॉमिक नंबर। क्या लिखना है? और ऊपर क्या लिखना है? मास नंबर। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो। तो अब आपसे मैं पूछता हूं कि प्रोटॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन 17। ठीक है, अब ये क्या है हमारा? मास नंबर 37।
7। अब आप मुझे न्यूट्रॉन बता सकते हो? 20। 37 माइनस 17 इज इक्वल 20। ये क्या आ गए? न्यूट्रॉन। आगे नहीं आगे भाई निकल जाएंगे ना, क्योंकि इन दोनों न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का सम था ना, तो हमने क्या करा, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो क्या निकल गए? प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन। एक और बता दोगे? ये बताओ 6 और 14। पहले बताओ ये क्या है? और ये चलो बताओ। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब रट्टा मार के बैठे हो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 8। बिल्कुल रट्टा मार कर, जैसे पता था कि न्यूट्रॉन पूछने वाले, पहले ही माइनस करके बैठ गए 8। भाई पहले ये तो देखो कि यहाँ वाला जो प्रेजेंट है वो एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन कितने? 8। अब एक लास्ट चीज है इसमें जो आपने सीखनी है। हमने क्या क्या सीखा? मास नंबर आ गया, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो एक छोटा सा इतने सवाल पूछूं कुछ और आगे करने से पहले। अगर मैंने यहां लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने? कुछ तो लिख दिया। मैं मान लेता हूं, लिखता हूं यहां पर कैल्शियम है ना, 2+। बता दोगे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसका 20 होता है एटॉमिक नंबर, 18। 2 लूज हो गए। मैंने यहां लिखा ऑक्सीजन 2-, 10, क्लोरीन 1-, 17 होता है, 17, 18। एक गेन करा ना भाई, गेन मतलब प्लस। आराम से बताओ। Mg 2+, 12 होता है इसका, 10। सही है, ये क्लियर हो गया, ये भी सिखाया था। अब जरा 2 चीजें सीखते हैं। 2 वर्ड लिख रहा हूं बच्चों, आइसोटॉप और आइसोबार। अच्छे से सुनना, तभी बताना जब समझ आ जाए। हाँ, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स। एक ना इसमें न्यूमेरिकल भी है, वो तभी समझ आएगा जब ये समझ में आ जाएगा। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जैसे मैंने ना यहाँ पे देखो कार्बन ही लिखा है, और यहाँ 6 और यहाँ भी 6। ये क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक नंबर। और अब जरा ध्यान से देखना, मैंने यहाँ क्या लिखा है? अब अगर तुम्हें ये समझ आ गया था शुरू में कि नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर, और ध्यान से देखो एक सेम एलिमेंट है जिसका नाम क्या है? कार्बन। सेम एलिमेंट है ना, सेम ही एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर सेम नहीं होगा। उन्हीं को बोलते आइसोटॉप्स। है तो ये कार्बन ही, पर कहेंगे कि ये कार्बन के आइसोटॉप है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर अलग अलग है। अब कोई है मुझे बता दे इनका मास नंबर अलग अलग क्यों है? क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन 6, इसमें प्रोटॉन 6 और इसमें न्यूट्रॉन 6। इसमें इलेक्ट्रॉन 6, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 8। इस वजह से इसमें न्यूट्रॉन कितने? 8 है और इसमें न्यूट्रॉन 6 है। तो न्यूट्रॉन फिक्स नहीं है कि वो इक्वल होंगे। तब से जब से पढ़ा रहा हूं शुरू से, तब से ये बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की चर्चा नहीं हो, क्योंकि न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं। तो आइसोटॉप फिर से सुनो अच्छे से। एक सेम एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पे कार्बन है, क्या यहाँ पे? उसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर अलग अलग होगा। उनको क्या बोलते हैं? अब इसे ऐसे बोलेंगे, ये कार्बन के आइसोटॉप हैं। क्या बोलेंगे? कार्बन के आइसोटॉप है। एक और लेना, जैसे क्लोरीन का Cl17, ये क्या है? यहाँ 35 और यहाँ 37। क्या है ये दोनों? आइसोटॉप्स। किसके हैं? क्यों है? क्यों? न्यूट्रॉन कम ज्यादा है। तो आप कैसे बोलोगे आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? सेम एटॉमिक नंबर है ना, बट डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोटॉप्स। सही है। अब मुझे आप डिफाइन कर दोगे आइसोटॉप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट तो सेम रहेगा, उसका सेम एटॉमिक नंबर होगा लेकिन डिफरेंट मास नंबर होगा एक ही एलिमेंट का। जैसे यहाँ पे किसका था?
कार्बन का, यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं? आपको ऐसे बुक में लिखा हुआ मिलेगा, पहचान लोगे क्या है ये? क्या है ये? क्लोरीन के आइसोटॉप्स। क्या है ये? किसके? कार्बन के आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स वो होते हैं सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड। अब आइसोबार कर लेते हैं। आइसोबार में जरा ध्यान देखना, आप एक चीज देखना अच्छे से, Ca और Ar, ठीक है? यहां पर ध्यान से देखो, 40 यहाँ 20 और यहां पर 19, कितना होता है? 18। ये दो जी, अब बताओ मुझे। हाँ, तो उल्टा नहीं है, यहां पर मास नंबर सेम है लेकिन पर एक चीज और देखो, एलिमेंट अलग अलग है। ये कैल्शियम है, ये आर्गन है, इसमें न्यूट्रॉन सेम है, ये थोड़ी ना बताए। वो तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिला के 40 बैठ रहे हैं, 40। हाँ, लेकिन दोनों का जब मिला दे रहे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को, तो 40 हो जा रहे हैं। तो आप कैसे डिफाइन करोगे आइसोबार को? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। वहां सेम एलिमेंट था, यहाँ अब आइसोबार को डिफाइन कर सकते हो क्या? सेम मास नंबर बट डिफरेंट, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ऑफ डिफरेंट। समझ आया? आइसोटोप आइसोबार याद रहेंगे। आइसोटोप होते हैं एक ही एलिमेंट रहेगा, उसका अलग अलग मास नंबर होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा। आइसोबार वो होंगे जिनका मास नंबर तो सेम होगा पर एटॉमिक नंबर उनका अलग अलग होगा। बाकी जो भी इसके न्यूमेरिकल है, मैंने पहले भी बताया, फिजिक्स के भी और इन सब के भी मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बना दूंगा जब तक आपका एग्जाम आएगा, ठीक है? 5 उसकी न्यूमेरिकल्स की भी। बाकी ये चैप्टर इतना ही है।